8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वाली टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस दिन महात्मा गांधी ने एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ने की मांग की। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था और गांधी जी ने लोगों से अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया था। ग्वाली टैंक मैदान में गांधी जी के भाषण के बाद पुलिस ने उन्हें और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आंदोलन जारी रहा। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया और अंततः भारत को आज़ादी मिलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार कुछ महीने पहले ही जान चुकी थी इस आंदोलन के बारे में और वह 3 स्टेज में काम कर रही थी इसको खत्म करने के बारे में। स्टेज 1 प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाए और पूरी मीडिया को दबाया जाए ताकि इस बारे में कोई भी खबर ना छापे पाए। स्टेज 2 कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तरों पर रेड मारना और उनके अकाउंट स्विच कर दिए जाएं और कांग्रेस के सारे लीडरों को गिरफ्तार कर लेना। स्टेज 3 मैस मूवमेंट को सुप्रेस करने के लिए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करना और कांग्रेस के सारे लीडरों को आतंकी घोषित करना और इस तरह इस आंदोलन को शुरू होने से पहले खत्म कर देना। और अगले दिन 9 अगस्त को ही महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और सारे टॉप लीडरों को जेल में बंद कर दिया गया। अगले कुछ सालों तक ये टॉप लीडर देश से बाहर नहीं निकलने थे, तो सवाल ये था कि आगे इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज की वीडियो में आज आप इंस्पिरेशन की एक गजब दास्तान सुनेंगे। इतनी शक्ति और मुश्किलों के बावजूद भी इनकलाब का नारा कैसे देश के कोने कोने तक गुंजा और कौन वह देश के ही गद्दार थे जो इस मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश सरकार की साइड लेते हैं। चलिए जानते हैं थोड़ा गहराई में। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर ले। मार्च 1942 में एक डेलीगेशन भेजी जाती है। इस नाम दिया जाता है क्रिप्स मिशन क्योंकि उस समय लीडर ऑफ हाउस द स्टीफोर्ड क्रिप्स। इस मिशन का मकसद था इंडिया को आज़ादी देना, वर्ल्ड वॉर तो खत्म होने के बाद। लेकिन जो क्रिप्स मिशन में ऑफर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार की तरफ से, वहां कांग्रेस के लीडर इसे ठुकरा देते हैं क्योंकि इसमें भारत पूरी तरीके फ्रीडम का नहीं होता बल्कि डोमिनियंस का होता है। कांग्रेस के लीडर ने अपना मकसद साफ बताया कि भारत पूरी तरीके से आज़ाद चाहिए। कुछ समय बाद 14 जुलाई 1942 में एक मीटिंग रखी गई। उसे समय बहुत सारे लीडर जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जय नारायण प्रकाश ने दिलचस्पी दिखाई इस मीटिंग में। मीटिंग के 12 दिन बाद 23 जुलाई सिक्योरिटी ऑफ लॉर्ड सेक्रेटरी ऑफ द लॉ ऑफ कॉलोनी ने डिस्काउंट कार्बोन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें वह बताते हैं कि कांग्रेस लीडरों के द्वारा जो मीटिंग में वर्धा लिया गया है वह 7 अगस्त को कांग्रेस की मीटिंग में सबके सामने रखा जाएगा और इसके बाद वहां एक आंदोलन शुरू किया जाएगा जो ब्रिटिश सरकार के लिए एक चैलेंज होगा। और इस चिट्ठी में यहां भी लिखा होता है कि कुछ कांग्रेस के लीडरों को अफ्रीका भेज दिया जाए ताकि यह मूवमेंट शुरू ही ना हो पाए। और इसको रोकने के लिए वहां 3 स्टेज प्लान रिवॉल्यूशन करती है। वही प्लान है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। और 9 अगस्त करीब 5 बजे महात्मा गांधी और टॉप लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको पुणे की एक आगा खान पैलेस में ले जाया जाता है। इसके पीछे ब्रिटिश सरकार का एक स्ट्रिक्ट रीजन था। वाइसरॉय लिलिगो ने अमेरिका को लिखते हुए बताया कि हमें इन महात्मा को ऐसी जगह रखना चाहिए जिसे जेल ना कहा जाए। अगर हमने यहाँ दिखा दिया कि हम गांधी जी को जेल में डाल रहे हैं तो हो सकता है लोगों में गुस्सा हो जाए, इसलिए हम उन्हें यहाँ दिखाएं कि हम तो उन्हें पैलेस में कैद करके रख रहे हैं। इन सभी अरेस्ट के बाद कांग्रेस को देश भर में बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस के जितने भी ऑफिस थे देश भर में सब पर सील लगा दी जाती है और इन्हें आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाता है। उसे वक्त की 2 और बड़ी महाऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन दोनों संगठनों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है क्योंकि ये दोनों संगठन क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। इसके बारे में हम वीडियो में बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम मीडिया के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी ने स्पीच दी थी, इसका एक भी शब्द अलाउड नहीं था मीडिया के द्वारा प्रिंट करना। अखबारों में तो ना ही कहीं महात्मा गांधी की स्पीच छपी और ना ही किसी अखबार ने यहाँ छापा कि टॉप लीडरों को अरेस्ट कर लिया गया है। गांधी जी की बात लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, तभी कहानी में एंट्री होती है। 22 साल की एक्टर्स उषा मेहता की अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ ट्रांसमीटर ढूंढ कर लाती है और अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट करती है। कांग्रेस रेडियो 42.34 मीटर। 14 अगस्त 1942 का वह दिन था जब इस अंडरग्राउंड रेडियो की शुरुआत हुई।
इस अंडरग्राउंड रेडियो के शब्दों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया और ब्रिटिश सरकार को टक्कर देने लगे ऐसे चैनल। अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए वफा मेहता कहती थी कि यहाँ कांग्रेस का रेडियो, लेकिन वह मुंबई से ही इसे ऑपरेट कर रही थी। ब्रिटिश सरकार को इस रेडियो के बारे में पता करने में करीब 3 महीने का वक्त लगा, जब तक देश के बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके थे और करीब कुछ दिनों बाद वफा मेहता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 महीने तक पनिश किए जाने के बाद भी वहाँ अपना मुंह नहीं खोलती। जिस वक्त यह मोमेंट शुरू हुई उसे वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन शहर में रह रहे थे और वहां पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों को जागरूक करने की अपने आज़ादी हिंदी रेडियो के जरिए। जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट की खबर बोस तक पहुंची, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है गांधी जी को सपोर्ट करने का। जहां एक तरफ हमारे फ्रीडम फाइटर देश को आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं कुछ नए चेहरे उभर कर आ रहे थे इस मोमेंट में साथ देने के लिए। मतनगिरी हजरा बंगाल प्रेसिडेंट से में रहने वाली एक 72 साल की महिला, इनको बंगाली में गांधी बुरी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बुढ़ी गांधी। 29 सितंबर 1942 अपने डिस्ट्रिक्ट में ये 6000 लोगों को लीड कर रही थी। इनका मकसद था वहां के तमलुक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराया जाए और पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया जाए। जिनकी जितनी उनकी उम्र थी उनमें उतना ही साहस था। पुलिस की धमकियों के बाद भी वहां रुकी नहीं। इस रैली को वह आगे रहकर लेट कर रही थी और तभी उन पर सामने से 3 गोलियां चला दी जाती है। गोलियां लगने के बाद भी उनके मुंह से वंदे मातरम नहीं रुक रहा था और वह नीचे गिर जाती है अपने हाथों में तिरंगा लिए। आज़ादी के 30 साल बाद 1977 में हाजरा वहां पहली महिला क्रांतिकारी बनी, जिनका स्टैचू कोलकाता के मैदान में खड़ा किया गया। हाजरा के इस मोमेंट को दबाने के लिए हजारों लोगों पर ओपन फायर किया गया। राम मनोहर लोहिया ने उसे समय के वायसराय ललित गॉय को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 50,000 से ज्यादा क्रांतिकारी को मारा गया इस क्यूट मूवमेंट के दौरान और 1 लाख से भी ज्यादा अरेस्ट देखने को मिले इसके दौरान। इनमें से भी क्रांतिकारी थे जिनके नाम आपने सुने भी नहीं होंगे। इनमें एक नाम था सुचिता कृपलानी, जो आगे जाकर उत्तर प्रदेश की 4थी मुख्यमंत्री बनती है। इन्होंने अपने खुद की अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाई थी। इनमें से एक थी अरुणा आसफ अली, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को पहली डेमिनेशन लीड करी क्यूट मूवमेंट की ग्वालियर टैंक मैदान में। इन्हें आगे चलकर ग्रैंड इंडिपेंडेंस लेडी ऑफ मूवमेंट कहा गया। ये दिल्ली की पहली मेयर भी बनी थी और इन्हें 1997 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। अरुणा आसफ अली अरेस्ट से बची रही मूवमेंट के दौरान। और ऐसे बहुत सारे लीडर थे जिनको को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वह जेल से भाग गए और अपना काम कंटिन्यू रखा। जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाला गया था और अपने साथियों के साथ मिलकर इन्होंने प्लान बनाया जेल से भागने का। 8 नवंबर 1942 दिवाली की रात, जब ज्यादातर गार्ड ड्यूटी पर नहीं थे, इन्होंने बड़ा ऐतिहासिक जेल ब्रेक किया। अपने साथियों के साथ भाग निकले नेपाल की साइड, जहां पर उन्होंने आज़ाद दस्त शुरू की। कहीं और कहानी है देश भर में जिन्होंने क्यूट मूवमेंट के दौरान सिर्फ लीडर ही नहीं, आम लोग भी भाग ले रहे थे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर रेलवे ट्रैक से चंदा ब्लॉक करना सब देखने को मिला। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भी स्ट्राइक पर थे। ब्रिटिश सरकार के कोर्ट, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और सब ब्लॉक कर दिया। सरकारी अथॉरिटीज स्विच कर दी गई। बॉम्बे, जमशेदपुर, अहमदाबाद में कई हफ्तों तक वर्कर कम पर नहीं आए। यहाँ भी एक चीज नोट करने वाली है, हर किसी को रैलियां निकालने की जरूरत नहीं। मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना काम बंद कर देना, ऑर्गेनाइजर स्ट्राइक कर देना, ये भी एक तरह का मूवमेंट है पार्टिसिपेट करने का। सभी टॉप लीडर्स को गिरफ्तार करने के बाद भी यह मूवमेंट बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि यहाँ आम जनता भी अपना पार्टिसिपेट कर रही थी। कितनों पर गोलियां चलाओगे, कितनों को जेल में डालोगे, और अब तो यहाँ वायलेंस भी देखने को मिल रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं, गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन वहां भी काफी थक चुके थे और उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि मैं जब तक चुप था ठीक था, मुझे लगता था हिंसा से आज़ादी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इस साल का सारा ब्लेम ब्रिटिश सरकार पर डाला। इस मूवमेंट ने बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जो की बात समझ में आती है कि हर किसी में सांस नहीं होता कि सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ब्रिटिश सरकार की इतनी वोट लेकिन कर रहे थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे थे। 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उसे वक्त, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग ने 1940 में एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसे राहुल लाहौर रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। मुस्लिम लीग के लिए एक अलग देश बनाया जाए जिसे पाकिस्तान लीग भी कहा जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने से 2 हफ्ते पहले श्यामा मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी ब्रिटिश सरकार को।
ये लिखते हैं कि कैसे क्यूट किया जाए क्विट इंडिया मूवमेंट को। बंगाल में यह एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से करी जानी चाहिए कि कांग्रेस के सारे एफर्ट्स फेल रहे हैं और यह मूवमेंट बंगाल के अफेयर्स में शुरू ना हो। ये लिटरेरी आइडिया शेयर कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के साथ कि इस मूवमेंट को कैसे रोका जाए। कानपुर में हिंदू महासभा के 24 सीजन के बाद इनके पार्टी लीडर विनायक सावरकर दामोदर एक और स्ट्रैटेजी बताते हैं। हिंदू महासभा रेस्पोजिव कॉर्पोरेशन की स्ट्रेटेजी फॉलो करती है। हम न सिर्फ एक कंडीशनल कॉर्पोरेशन देते हैं ब्रिटिश सरकार को, बल्कि हम एक्टिव और आर्म रेजिस्टेंस के लिए भी तैयार है। उसे वक्त हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर आरएसएस का भी जो बर्ताव था वह से तक क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रति। इसलिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी इनके स्टंट्स को कुछ इस प्रकार डिस्क्राइब करती है। संघ ने अपने आप को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से कानून के दायरे में रखा है और अगस्त 1942 में जो डिस्टर्बेंस हुई उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जहां एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को बनाया क्विट इंडिया मूवमेंट के कुछ महीनों बाद, वही सावरकर लाखों लोगों को ब्रिटिश सरकार में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये वही लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ते हैं। उसे वक्त एक बंदा था जो नारायण अपने नाम से जो ब्रिटिश फौज में शामिल होता है और बाद में इंडियन फोर्स का रिक्रूटर भी बनता है। इस बंदे को आगे चलकर दूसरी पाया गया कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे इसका हाथ रहा था और साथ ही मिन्नट्टू राम गोसे का भाई गोपाल गोसे, जो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से जंग लड़ रहा था। सावरकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ और चीज कही। उसने कहा था कि इस तरह का गुंडाइज्म कोई संपत्ति डिजर्व नहीं करता। ये बहुत बड़ा इंसल्ट था उन फ्रीडम फाइटर्स को जो एक्चुअली में संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ। और यहाँ सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चुप नहीं रहे। 14 अगस्त 1942 वहाँ एक संदेश भेजते हैं। सावरकर गिरना और उन बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो ब्रिटिश के सामने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि कल एक दिन आएगा जब ब्रिटिश सरकार अंपार नहीं बचेगा। इन सब अपोजिशन के बावजूद भी क्विट इंडिया मूवमेंट सफल रहा। इंडिया की आज़ादी की बात देश भर में चलने लगी। ब्रिटेन के अंदर भी ब्रिटिश लोगों की मांग उठने लगी थी, क्या भारत को आज़ादी दी जाए। जून 1945 में ब्रिटिश लेबर पार्टी अपना मैनिफेस्टो लागू करती है, लेटेस्ट हैव थे फ्यूचर, जो ब्रिटिश की जनता से प्रॉमिस करते हैं कि हम पावर में आए तो इंडिया जैसी कॉलोनी को पूरी तरह रिलीज कर देंगे। और अगले महीने लेबर पार्टी पावर में आ जाती है, नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली, और यह कि क्लियरली डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देने का समय आ गया है। जैसे ही ब्रिटेन में सरकार पलटी है वैसे ही इंडिया में नेशनल लीडरों को फ्री कर दिया जाता है और इसके 2 सालों बाद जो संघर्ष हमारे फ्रीडम फाइटर ने शुरू किया था वह कामयाब होता है। इंडिया को पूरी तरह से आज़ादी मिल जाती है।